हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर, चल रहा है हमारा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर है 3rd। ठीक है, लेक्चर नंबर 3rd के अंदर आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बट आई होप आपने लेक्चर नंबर 2nd देख लिया होगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 2nd के अंदर हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना सीखा था। और मैंने आपको यह बताया था कि परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के जो मेथड्स है वो टोटल 4 है। इसमें हमने नेट एसेट मेथड कर लिया था लेक्चर नंबर 2 में, नेट पेमेंट मेथड भी कर लिया था। इन दोनों मेथड से मैंने आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना सिखा दिया था लेक्चर नंबर 2 में। आज के लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3rd के अंदर, हम वापस से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना ही सीखेंगे, बट लमसम मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू और शेयर एक्सचेंज मेथड से सीखेंगे। ओके, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। आई होप आपने लेक्चर नंबर 2 देख लिया होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कम से कम उससे फिर आपको ये तो पता चलेगा ना कि परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। ठीक है, ओके। सो अभी आता है हमारा लमसम मेथड। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस मेथड के अंदर। इसमें आपको पूरा अमाउंट दिया होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी ए लिमिटेड है, ये है परचेजिंग कंपनी, और ये हमारी बी लिमिटेड, ये है वेंडर या सेलिंग कंपनी। तो ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रही है, पूरा का पूरा उसके बिजनेस को टेक ओवर कर रही है, और उसके बदले में ए लिमिटेड बी लिमिटेड को जो पेमेंट करेगी, परचेज कंसिडरेशन पे करेगी, वो 10 लाख रुपए का करेगी। अब ये 10 लाख रुपीज का करेगी, ये क्वेश्चन में गिवन है। और हो सकता है ये भी दे रखा हो कि 10 लाख में से कैश कितना देगी, या पूरा कैश देगी, या कुछ इक्विटी शेयर देगी, ये भी क्वेश्चन में, या डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, ये भी दे रखा होगा। तो आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेट करना है ही नहीं, क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे नेट एसेट मेथड से हम क्या करते थे, एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेस करते थे, और नेट पेमेंट मेथड में हमको पेमेंट कैसे करना है, उसके डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पे करना, वो सब कुछ दिया रखा होता था, उसको फिर हम कैलकुलेट करते थे। यहां कुछ नहीं, यहां आपको सब कुछ दिया होगा, ऑल डेटा गिवन इन क्वेश्चन अबाउट परचेज कंसिडरेशन। यानी कि कहने का मतलब परचेज कंसिडरेशन खुद क्वेश्चन में निकाल के दिया होगा। ओके जी, तो ये होता है हमारा लमसम मेथड। अब जो मैंने आपको बोला है, देखिए मैं पढ़ के बताता हूं। द परचेजिंग कंपनी, जैसे हमारी यहाँ ए लिमिटेड, एग्री टू पे अ फिक्स टोटल, देखो क्या बोला, एग्री टू पे अ फिक्स टोटल, जैसे 10 लाख रुपए, टू आर एग्रीड टू पे अ फिक्स टोटल अमाउंट फॉर द बिजनेस ऑफ द वेंडर कंपनी। ये वेंडर कंपनी है, ये परचेजर कंपनी है, इसका एसेट टेक ओवर कर लिया और इसके बदले में एक फिक्स अमाउंट दे दिया। दैट इज परचेज कंसिडरेशन इन लमसम मेथड। नो डिटेल्ड कैलकुलेशन, कोई डिटेल कैलकुलेशन नहीं, कोई एसेट टेक ओवर कितनी करनी, लायबिलिटी टेक ओवर कितनी करनी, उसको आपको ध्यान ही नहीं रखना है। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में सिंपली गिवन होगा। Purchasing company simply say we will purchase your business for 10 lakh. This is fixed amount is called purchase consideration. One consolidated amount is paid for the whole business. सिंगल अमाउंट हो सकता है, फिक्स अमाउंट हो सकता है, या सेपरेट वैल्यूएशन कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। ओके जी, तो ये बिल्कुल फिक्स अमाउंट होता है, इजी मेथड होता है, एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, ओके। जैसे यहां पर एग्जांपल दे रखा है, एक्स लिमिटेड एग्री टू, एक्स लिमिटेड है एग्री टू परचेज, यानी कि ये परचेजिंग कंपनी हो गई, बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, यानी कि ये वेंडर या सेलिंग कंपनी हो गई। तो वाई लिमिटेड का पूरा बिजनेस एक्स लिमिटेड में आ जाएगा, और एक्स लिमिटेड इसके बदले में कितने रुपए देगी, 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए क्या है, उसके बदले में जो दे रहे हैं परचेज कंसिडरेशन, क्वेश्चन में गिवन है, सिंपल, खत्म मामला। ओके, ठीक है सर, ये तो बहुत ईजी है। हाँ, ये बहुत ईजी है, इसमें एक लाइन में ये है कि परचेज कंसिडरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बस खत्म हो गया आपका लमसम मेथड। ये आता है हमारा नेक्स्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलो, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बोलो, शेयर एक्सचेंज मेथड बोलो, एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कीजिए, ये मेथड लगेगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको शेयर एक्सचेंज मेथड यूज किए, तो भी यही मेथड है। दोनों एक ही चीज है, नाम दो है। ओके जी, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर बोलते हैं। आगे हम एक चैप्टर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, उसमें हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं आपको, जब हम वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स का। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो कैलकुलेट कर लो, किसकी, परचेजिंग कंपनी की और वेंडर कंपनी की, और उसके बाद उनका जो रेशियो आएगा, उस रेशियो के बेसिस पर परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया जाएगा। अभी एक क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ओके, ठीक। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए दोनों कंपनी की।
इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला है, अभी बताऊंगा मैं आपको। इंस्टेड ऑफ पेइंग फिक्स कैश अमाउंट, कोई फिक्स कैश अमाउंट पे नहीं करना है आपको, लमसम मेथड नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी की, और उस बेसिस पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी उस बेसिस पर फिर परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया जाएगा। ओके, सो परचेजिंग कंपनी एक्सचेंज इट शेयर विथ वेंडर कंपनी, परचेजिंग कंपनी जो है वो एक्सचेंज करेगी शेयर किसके साथ, वेंडर कंपनी के साथ। कैसे एक्सचेंज करेगी, वेंडर कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको अपने शेयर्स देगी, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ शेयर्स यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब तक हमको इस मेथड में ये समझ में आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में, कि सबसे पहले आपको परचेजिंग और सेलिंग या वेंडर कंपनी की एक्सचेंज वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो दोनों कंपनी की अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सर बताइए इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, जिससे हम दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट कर लें। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करनी है तो डिवाइड किसका जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड करना है, लेकिन किस में डिवाइड करना है, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नेट एसेट अवेलेबल जो है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसमें डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। अब नेट एसेट कैसे आएगी, टोटल एसेट ले लो, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस कर दो तो नेट एसेट आ जाएगी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस उनकी टोटल कर लो, नेटवर्थ बोलते थे उसको, तो वो आ जाएगी। तो जो नेट एसेट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, उसमें डिवाइड कर दो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी वेंडर कंपनी की, और ये सेम फॉर्मूला अगर आप परचेजिंग कंपनी में अप्लाई करो तो उसकी आ जाएगी। ओके, और जब ये आ जाए उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है। अब देखो आप नेट एसेट कैसे आएगी, वो तो मैंने आपको बताया, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे आएगी, टोटल एसेट और उसमें से लेस क्या कर दो, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके ठीक, ओनली एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आर कंसिडर, वो तो खुद ही फॉर्मूला ही कह रहा है। दिस मेथड यूज व्हेन कंपनीज एक्सचेंज शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज शेयर एक्सचेंज मेथड, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नीडेड, मर्जर बेस्ड ऑन ओनरशिप प्रपोर्शन, जब ये होता है ना तब ये मेथड यूज आता है। आइए इसके स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पर आप आराम से जो परचेज कंसिडरेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हो। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको दोनों कंपनी की नेट एसेट कैलकुलेट करनी है, नेट एसेट ऑफ वेंडर कंपनी कैलकुलेट कर लो, और स्टेप नंबर सेकंड के अंदर आप उस वेंडर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लो। स्टेप नंबर थर्ड के अंदर आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर दो परचेजिंग कंपनी की, यानी कि दोनों कंपनी की नेट एसेट निकालो और दोनों कंपनी की नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर में दोनों कंपनी के अपने अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर दो, तो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू आई है उसके बेसिस पर डिटरमाइन कर दो शेयर एक्सचेंज रेशियो, और उससे आपका नंबर ऑफ शेयर कितने इशू कर रहे हो आ जाएगा। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल है, वेंडर कंपनी है, देखो वेंडर कंपनी समझ गए, मतलब सेलिंग कंपनी, ठीक है, उसकी नेट एसेट कितनी है, 10 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कितने हैं, 50,000। तो नेट एसेट क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दे रखी होगी तो क्या करेंगे, टोटल एसेट लेंगे उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस कर देंगे तो नेट एसेट आ जाएगी। तो नेट एसेट में इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी आपको दे रखे 50,000 है, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा वेंडर कंपनी का, कितना आ जाएगा, 10 लाख में डिवाइड कर दो 50,000। यही फॉर्मूला था, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप कट करोगे आएगा 20 रुपीज, तो ये 20 रुपीज पर शेयर, ये क्या आ गया, ये आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, इंट्रिंसिक वैल्यू, आई भी बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ गया, बट किसका आया है, वेंडर कंपनी का। ऐसे कैसे, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर परचेजिंग कंपनी का निकाल दो, परचेजिंग कंपनी की देखो नेट एसेट कितनी दे रखी है, 24 लाख, और इक्विटी शेयर कितने दे रखे, 1,20,000, तो ये आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी 24 लाख, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर और डिवाइड बाय 1,20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये काट करोगे तो आ गया 20 रुपए। अच्छा दोनों का सेम आ गया, 20 रुपीज पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू वेंडर कंपनी की आ रही है, 20 रुपीज पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू परचेजिंग कंपनी की आ रही है। तो सर ये दोनों सेम आएगी, नहीं अलग अलग आ सकती है। ओके जी, यहां पर सेम आई हुई है, तो इस तरीके से ये देखो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू वेंडर कंपनी की निकाल दी, कितनी, 20 रुपीज आ गई हमारी। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर परचेजिंग कंपनी की कितनी आ गई, 20 रुपीज आ गई। तो स्टेप नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गए, दोनों कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लो। स्टेप नंबर थर्ड के अंदर क्या करो, आप शेयर एक्सचेंज रेशियो निकालो। आपका वेंडर कंपनी जो वेंडर का शेयर और परचेजिंग कंपनी का शेयर रखो यहाँ पर,
वेंडर कंपनी का शेयर कितना है 20, परचेजिंग कंपनी का कितना है 20। ओके, ये आया 20 और ये 20। अब इसको कट करो तो क्या आ गया रेशियो 1:1। जैसे आप रेशियो निकालोगे, ये परचेजिंग कंपनी का रेशियो है, वेंडर कंपनी का रेशियो है, तो यहां हमारे पास ये निकल के आ गया कि जो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर है, जिनके पास एक शेयर है, उसको परचेजिंग कंपनी का भी एक शेयर मिलेगा। यानी कि पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को नई कंपनी का एक शेयर मिलेगा। अब वापस बोल रहा हूं मैं, देखना, पुरानी कंपनी जो वेंडर कंपनी है, जो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है, उसके जो शेयर होल्डर है, उनके पास अगर एक शेयर है पुरानी कंपनी का, तो उनको नई कंपनी का भी एक शेयर मिलेगा। किसी के पास अगर पुरानी कंपनी के 10 शेयर है, तो उसको नई कंपनी के 10 शेयर मिलेंगे। टोटल पुरानी कंपनी के शेयर्स कितने 50,000, तो उनको नई कंपनी के शेयर भी कितने मिलेंगे 50,000। 1:1 हो गया। ओके, परचेजिंग कंपनी इशू 50,000 शेयर्स टू वेंडर कंपनी, क्योंकि वेंडर कंपनी के शेयर्स, वेंडर कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, ये देखो, यहां देखो वेंडर कंपनी के पास शेयर कितने हैं, ये रही वेंडर कंपनी 50,000, और नई कंपनी कितने शेयर देगी उनको 50,000, क्योंकि 1:1 रेशियो आ गया। इसकी अगर कुछ रेशियो फिर ऐसे आता 1:2 आता तो 25,000 शेयर ही देती। ओके जी, ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों मेथड, और इसी के साथ में हमारा परचेज कंसिडरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अकाउंटिंग की ओर बढ़ेंगे, यानी कि मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा और परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर आराम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।